तो आज का हमारा डीप ड्राइव एक ऐसे सवाल से शुरू होता है कि जब समाज का हर ताना बाना आपके खिलाफ हो तो उम्मीद जिंदा कैसे रहती है। बिल्कुल, और इसका जवाब हमें मिलता है 1950 के दशक के भारत के एक गांव से। हाँ, जहाँ एक बच्चे के अनुभव हमें उस दौर का कह सकते हैं एक आईना दिखाते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक तरह का दस्तावेज है कि कैसे एक बच्चा गरीबी और सामाजिक दीवारों के बीच अपना रास्ता बना रहा था। चलिए तो फिर इस दुनिया के परतों को खोलते हैं और पहली परत हमें सीधे स्कूल ले जाती है। हाँ, पर ये आज के स्कूलों जैसा बिल्कुल नहीं था। कैसा था फिर? मिट्टी की दीवारों वाला एक खपरेल का मकान था और ज्यादातर क्लासें तो पास के तालाब किनारे पेड़ों की छांव में लगती थी। और जो चीजों की कमी थी उसका आलम ये था कि लेखक बताते हैं बच्चे कॉपी बचाने के लिए जमीन पर लिखते थे। हाँ, जमीन पर खपड़े के टुकड़ों से हिसाब किताब करते थे। और स्याही भी, वो भी घर पर ही बनती थी, चावल को तवे पे जलाकर उसे पीसकर। कमाल है, मतलब एक तरफ इतनी रचनात्मकता हाँ। और दूसरी तरफ गहरी सामाजिक बाधाएं, और ये सिर्फ लिखने पढ़ने में नहीं, खाने तक में दिखती थी। हाँ, आपने सही पकड़ा। लेखक एक लाटा का जिक्र करते हैं। जौ के सत्तू और महुए के फूल से बना हुआ, और उसे भी छिपाकर खाना पड़ता था। छिपाकर? हाँ, क्यों? क्योंकि उसे गरीबी की निशानी माना जाता था। सोचिए, खाने जैसी चीज भी आपकी सामाजिक पहचान से जुड़ी थी। और यहीं से हम उस दौर की सबसे कड़वी सच्चाई, छुआछूत पर आते हैं। हाँ, कुएं वाली एक घटना है जो दिल दहला देती है। क्या हुआ था? लेखक, जो एक दलित बच्चे थे, गलती से कुएं के चबूतरे को छू देते हैं, बस उंगली से। और इतने में ही उनका एक ब्राह्मण सहपाठी मिसिर बाबा वो चिल्लाने लगता है कि कुआं अपवित्र हो गया, और डर के मारे पानी की बाल्टी कुएं में ही गिरा देता है। एक बच्चे के दिमाग पर इसका क्या असर हुआ होगा? और शिक्षक ने क्या किया? वही तो, शिक्षक यानी मुंशी जी मदद करने के बजाय दिन भर उस बच्चे को गालियां देते रहे। दिन भर? हाँ, और ये मानसिकता सिर्फ गांव तक ही नहीं थी। मतलब? जब स्कूल में एक दलित डिप्टी साहब का दौरा होना था, एक सरकारी अफसर का? हाँ, एक इंस्पेक्टर, तो टीचरों में खलबली मच गई कि उन्हें अपने बर्तनों में खाना कैसे खिलाएंगे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने लेखक को, उसी दलित बच्चे को, चुपके से घर से एक थाली और लोटा लाने को कहा, ताकि डिप्टी साहब को उसमें खाना परोसा जा सके और उनके अपने बर्तन अशुद्ध ना हो। बिल्कुल, ये दिखाता है कि जहर पूरे सिस्टम में कितनी गहराई तक घुला हुआ था। इस जाति के बंटवारे के अलावा उस दौर में एक और तरह का डर भी था। एक सिरगदवा बाबा का जिक्र आता है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। पहली नजर में लगता है कोई भूत प्रेत की कहानी है, पर असल में कौन था ये? असल में वो सरकार का भेजा एक बेचारा कंपाउंडर था जो चेचक का टीका लगाने आता था। तो बच्चे उससे डरते क्यों थे? क्योंकि टीका लगाने का तरीका बहुत दर्दनाक होता था। तो बच्चे उसे किसी बाबा से कम नहीं समझते थे और गन्ने के खेतों में जाकर छिप जाते थे। उस दौर के डर और मुश्किलों की एक और तस्वीर हमें 1958-59 के सूखे से मिलती है। हाँ, भयंकर सूखा पड़ा था, भुखमरी फैली थी और जमींदार इसका पूरा फायदा उठा रहे थे। कैसे? वो बीज उधार देने की सवैया प्रथा, मतलब 1.25 गुना वापसी की जगह डेढ़िया चला रहे थे। यानी 1.5 गुना अनाज वापस वसूल रहे थे। हाँ, ये सिर्फ आर्थिक शोषण नहीं था, ये मुश्किल में पड़े इंसान की मजबूरी का फायदा उठाना था। तो इन सारी कहानियों को जोड़कर देखें तो एक तरफ संघर्ष है, क्रूरता है, हर कदम पर अड़चने हैं। हाँ, लेकिन इसमें उम्मीद और प्रतिरोध की एक जबरदस्त झलक भी है। आप उस अनोखे हथियार की बात कर रहे हैं जो दलित महिलाएं इस्तेमाल करती थीं। बिल्कुल, जब शोषण हद से बढ़ जाता था और दलितों और ब्राह्मणों में टकराव होता था, तो दलित महिलाएं विन मरे हुए जानवरों की हड्डियां और ब्याना की हांडियां लेकर ब्राह्मणों की तरफ दौड़ती थीं। हाँ, ब्याना यानी वो बर्तन जिनमें बच्चे के जन्म के बाद की नाल खीरी साफ की जाती थी। और क्योंकि ब्राह्मण इन चीजों को छूना महापाप समझते थे, वो डरकर भाग जाते थे। सही बात है, और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है। किस बारे में? कि कैसे एक समुदाय ने अपने ऊपर थोपे गए अपवित्रता के सबसे बड़े प्रतीकों को ही अपनी ताकत बना लिया। हाँ, अपने अपमान को ही प्रतिरोध का सबसे बड़ा हथियार बना लिया।